हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले 10-12 दिन से कोई नई वीडियो नहीं आ रही थी डियर। उसका रीजन ये था कि मैं कोर्स कर रहा था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। आपने आई एम श्योर अपने आसपास या ऑफिस में सुना होगा एक बज़वर्ड ESG, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो उससे रिलेटेड ये कोर्स था। तो आई मेक श्योर कि फ्यूचर में रेगुलर वीडियोस आती रहे और मे बी इन नियर फ्यूचर में ESG के ऊपर भी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी, सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे फिर से कर रहा हूँ, प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगेन जो चैनल का पर्पस है वो सर्वदा भला, सबके भले के लिए है। और आपका एक शेयर किसी के एग्जाम क्लियर करा सकता है, किसी का इंटरव्यू क्रैक करा सकता है, तो प्लीज उसको भी कीजिए साथ में। चलिए, अब जो मैं सीरीज लेके आया हूं, अब जो हम डिस्कशन करेंगे अगले कुछ वीडियोज में, वो बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स के स्टैंडर्ड के बारे में। नॉन करंट एसेट्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमारे IFRS में IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, IAS 38 इंटेंजिबल्स के बारे में बात करता है, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मैं इन 4-5 स्टैंडर्ड को पहले डिस्कस करूंगा जो प्योरली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, और उसके बाद हम अगले स्टैंडर्ड्स की ओर बढ़ेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स, जैसे आपको पता है कि वो एसेट्स होते हैं जो लंबे समय की ऑर्गेनाइजेशन रखती है और जिनको रीसेल के लिए नहीं लिया जाता बल्कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए लिया जाता है। उनमें सबसे पहला स्टैंडर्ड आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज IAS 16। IAS 16 बोले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE जी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। P फॉर प्रॉपर्टी, P फॉर प्लांट और E फॉर इक्विपमेंट। बिलीव मी, ये स्टैंडर्ड मेरे भी दिल के बहुत करीब है। क्यों करीब है? इसका रीजन ये है कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो करियर की शुरुआती दिनों में ये स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट किया था। इस स्टैंडर्ड की निटी-ग्रिटी को जाना था, काफी डिटेल में इसके बारे में काम किया था। तो इस स्टैंडर्ड को जब आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो रहा है। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो जो चैलेंजेस मुझे आए थे ERP वर्ड में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्लीज सीरीज में बने रहिएगा। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरी भाषा में हम इसको फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉपर्टी प्लांट में, इस स्टैंडर्ड में आने की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आने की कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन या डेफिनेशन मेट होगी, डेफिनेशन के एलिमेंट मेट होंगे, तभी आप इस स्टैंडर्ड में आएंगे, नहीं तो आप किसी और स्टैंडर्ड में चले जाओगे। मैं वो डेफिनेशन या एलिमेंट आपको कराने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, इसका आंसर हम उस डेफिनेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। क्या व्हीकल, मोटर व्हीकल जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड में कवर होते हैं या नहीं होते हैं? नाम में क्या लिखा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मुझे बताओ, क्या व्हीकल, मोटर व्हीकल इसमें कवर होंगे? कार, बाइक, स्कूटर, क्या इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे या नहीं? दिमाग में सोचिएगा। पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं, अपना आंसर अपने दिमाग में रखिए। मैं डेफिनेशन के बाद उस आंसर को एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहली चीज, जो असेट है वो किस नेचर का होना चाहिए? वो होना चाहिए टेंजिबल। कैसा असेट होना चाहिए? असेट होना चाहिए जी आपका टेंजिबल नेचर का। एक सेकंड में माइक चेक कर लूं। हाँ जी, माइक ओके है। टेंजिबल असेट होना चाहिए जी। टेंजिबल बोले तो जिसको आप टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जैसे ये देखिए, ये लैपटॉप मैं टच कर सकता हूं, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, दैट इज टेंजिबल। बट जो इस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है, क्या मैं उन्हें टच कर सकता हूं? नहीं, उनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। आप देख तो सकते हो, महसूस तो कर सकते हो, बट आप उनको टच नहीं कर सकते हो, तो दैट इज इनटेंजिबल। तो टेंजिबल की पहली शर्त होती है जिसको आप टच कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आने वाले वो ही एसेट है जो टेंजिबल नेचर को, जिनका फिजिकल सब्सटेंस हो, तो वही
इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे, इंटेंजिबल वाले यहाँ पे कवर नहीं होंगे। इसका मतलब इंटेंजिबल वालों के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, वहां पे उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि IAS 16 की पहली शर्त है असेट कैसा होना चाहिए, टेंजिबल है तो आ जाओ, इंटेंजिबल है तो चले जाओ, ठीक है। ओके, हेल्ड बाय एंटिटी, जो एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके पास है और उसकी जो इंटेंशन है उसको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसको यूज करेगी, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप उसको यूज करोगे। यानी कि इसका ब्रॉडली मैं अगर बात करूं तो 1 साल से ज्यादा का आपका लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। IAS 16 इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट। तो ये डेफिनेशन भी जो ये एलिमेंट है ये भी यही बात करे कि लंबे समय के लिए आप इसको यूज करो, कम से कम 1 साल के लिए यूज करो, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होना चाहिए इसमें। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पे कि किस यूज के लिए करना है। तो यहां पे प्लीज देखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल से पहले मैं लिखता हूं यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो प्रोडक्शन के लिए यूज हो या सप्लाई के लिए यूज हो या रेंटल टू अदर्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो। तो ये 4 यूज होने जरूरी हैं। इन 4 में से कोई भी यूज अगर कर रहे हो आप तो आप पीपी में फॉल करोगे, IAS 16 में फॉल करोगे। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए कोई आपने मशीन खरीदी है, उस मशीन से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो मशीन आपकी पीपीई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने एक कार रखी हुई है, उस कार में या बाइक रखी हुई है, उस कार में बाइक में आप लोगों को सामान डिलीवर करते हो, गुड्स की डिलीवरी करते हो, तो वो कार या बाइक आपकी पीपी में कवर हो जाएगी, क्योंकि यूज में क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हीकल क्या इसमें कवर होंगे, उसका आंसर इस डेफिनेशन के इस एलिमेंट से कवर हो गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर है। तो सप्लाई करने के लिए जो चीज आपने ले रखी है ऑटोमेटिकली पीपी में कवर हो जाएगी, तो व्हीकल आपके पीपी में कवर हो जाएंगे। जी, रेंटल टू अदर्स, आपने लैपटॉप रखे हुए हैं किराए पे देने के लिए, आपने फर्नीचर रखा हुआ है किराए पे देने के लिए, एसी किराए पे देने के लिए रखे हुए हैं, वो भी यहां पे कवर हो जाएंगे। सर आप लैंड एंड बिल्डिंग क्यों नहीं बोल रहे? लैंड एंड बिल्डिंग भी तो किराए पे अक्सर आती है। जी, लैंड एंड बिल्डिंग भी किराए पे दी जाती है, पर वो इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड IAS 40 में वहां पे बात करूंगा। यहां पे अभी के लिए आप समझिए कि रेंटल टू अदर्स में वो चीजें हैं जो अदर देन लैंड और बिल्डिंग के अलावा है, जैसे फर्नीचर हो सकता है, जैसे एसी हो सकता है, जैसे लैपटॉप हो सकते हैं, जैसे कुछ भी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, वो आपके यहां पे कवर हो जाएगा। बट लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक्सटेंडेड है IAS 40, वहां पे उसके बारे में बात करेंगे। तो वो असेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, वो टेंजिबल एसेट जिसको 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हो, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, वो रेंटल के लिए आप दे रहे हो, तो वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने कोई, जैसे आपका ऑफिस है, मान लीजिए ऑफिस में आप कस्टमर के लिए बैठने के लिए चेयर रखी हुई हैं, एक बड़ा सा काउंटर रखा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, वहां पे अलमीरा है जहां पे अपनी फाइल्स रखते हैं, तो दैट ऑल कवर इन दी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। तो वो सारे एसेट्स भी पीपी की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो नेट शेल, तीनों एलिमेंट का कंप्लीट होना जरूरी है अगर यहां पे फॉल करना है। तो अगर तीनों में से एक भी चीज पूरी नहीं हो पाती, देन आप पीपी की डेफिनेशन में मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे टेंजिबल एसेट्स तो है, बट यूज भी इनमें से एक चीज हो रही है, बट 1 साल से कम के लिए यूज करें, तो यहां पे आप कवर नहीं कर पाओगे। तो एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। तीनों एलिमेंट का पूरा होना, कंप्लीट होना जरूरी है। टेंजिबल भी होना जरूरी है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना भी जरूरी है, और ये 4 में से कोई एक यूज भी आप कर रहे हो, तब आप प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे। वेरी गुड सर, अब हमें ये तो पता लग गया कि पीपी में आएगा क्या, रिकॉर्ड कब करना है, किसी असेट को रिकॉर्ड कब करना है और कैसे करना है। कब करना का आंसर यह है कि जब आपको लगे कि इस असेट से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मुझे फायदा होगा, और उसकी कॉस्ट आपको पता है, तब आप रिकॉर्ड कर देना, तब आप इसको रिकॉर्ड कर देना।
कैसे, किस वैल्यू पे करना है, उसका आंसर मैं अभी करता हूं। किस वैल्यू पे करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। देखिए क्या होता है, पहली पहली बार असेट खरीदी है, कुछ ना समझ में आए मैं अब क्या करूं। तो अगर आपने कोई एसेट पहली बार खरीदी है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोला जाता है इनिशियल मेजरमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने एसेट खरीदा यहां, आज टुडे एक लैपटॉप खरीदा आपने या एक बिल्डिंग खरीदी, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, इसको बोला जाता है इनिशियल मेजरमेंट। यहां पे बिल्डिंग को 1 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। जो 1 साल के एंड में वैल्यू होगी, मेजर होगी, उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। फिर अगले साल की वैल्यू को भी क्या बोला जाएगा, जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद है उसको बोला जाएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट होती है जब फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स में, उसके बाद वाली सारी मेजरमेंट को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोला जाता है। तो मैं आपसे दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा कि इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं और सबसीक्वेंट मेजरमेंट किसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनिशियल मेजरमेंट, अगली वीडियो में बात करूंगा सबसीक्वेंट मेजरमेंट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाती है। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा रिकॉर्ड होती है कॉस्ट के ऊपर। इनिशियल मेजरमेंट, पहली पहली बार असेट खरीदी है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, तो भैया कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर दो। किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है जी, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट क्या होती है असेट की, असेट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इस पॉइंट को दोबारा से बताता हूं, जब असेट खरीदी उसको जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट के ऊपर होती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगले साल उसके बाद वाले सभी सालों को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोला जाता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो होता है, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, दो मॉडल है, उसको डिटेल में बात करूंगा, बट अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है कि इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल यानी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड की